ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिनकी परिकल्पना के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय विविध प्रकार के विषयों को लेकर के शिक्षा जगत में नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे महामना मालवीय जी की पुण्य स्मृति को सादर नमन। मंच पे विराजमान इस 3 दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र में जिनकी अध्यक्षता के नाते से, जिनकी उपस्थिति ही अपने पूरे परिवेश को ज्ञानमय करती है, ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, अभी जिन्होंने अपनी लंबी जो शिक्षा जगत की और वैदिक अनुभूति की जो पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर हम सब लोगों को कुछ दिशाबोध दिया है। ऐसे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, विविध प्रकार के वैदिक वाङ्मय में क्या क्या विषय कैसे कैसे आए हैं, उनकी चर्चा हमारे सामने एक मर्मज्ञ के नाते से, विशेषज्ञ के नाते से हम सब लोगों को जो जिन्होंने दी है, ऐसे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभूति के आधार पर क्या दृष्टि है, उस दृष्टि के बारे में विवेचना किया है, ऐसे प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, काल जगत के साथ मिलकर ये जो जिसको नियम उपनियम कहा गया, लॉ कहा गया, ऐसी सभी प्रकार की चुनौतियों के बारे में विवेचना करने वाले प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, जिनके साथ रह करके बहुत कुछ सीखने का भी और समझने का भी मौका मिला, और विशेष करके जो अध्यापक शिक्षा है उसके बारे में आज मैं अभी पिछली बार आया था तो 12 देशों के ऐसे अलग अलग प्रोफेसर उसमें आए हुए थे, उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका मिला। ऐसे उस संस्थान का निर्देशन करने वाले प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी, इस पूरे तंत्र का समन्वय करने वाले और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, बड़ी कुशलता से जिन्होंने इस सत्र का संचालन किया है, डॉक्टर धीरज कुमार मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विवेक जी, इस सभागार में उपस्थित लंबे समय से, यानी कलकत्ता के जीवन से ही, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब मैं पीएचडी कर रहा था तब से प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ विद्वज्जन, प्रतिभागी भाइयों बहनों, इतने विस्तार से हमारे सामने पूरा विषय, वेद क्या है, विज्ञान क्या है, दोनों का संबंध क्या है, परस्पर पूरकता क्या है, तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता है ऐसा है नहीं। लेकिन एक परंपराओं का निर्वहन करना है और विनय जी ने आदेश दिया है तो इसमें सहभागी होना है। मुझे लगता है कि एक 2-3 बातें, रिपीटेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने विचार के लिए मैं कुछ, आप सब लोग शिक्षा जगत के एक लंबी पारी खेलने वाले ऐसे विद्वज्जन हैं। शिक्षा जगत में हम लोग 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है उन तीनों शब्दों की जब विवेचना करेंगे, एक है सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर जब एक अध्यापन करने वाला अपने विद्यार्थियों के साथ उस पुस्तक के संदर्भ को सामने रख करके जब विषयों का प्रतिपादन करता है तो वो इंफॉर्मेशन है।
यानी ऑलरेडी जो कुछ घटित हो चुका है, उसके लेखक ने जिस प्रकार की अनुभूतियों को संजोया है, उस अनुभूतियों को उन्होंने उस लेखन की प्रक्रिया के अंदर उस ऑथर ने जो उसमें लिखा है, उस लिखी हुई सामग्री को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। परंतु ये सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस, ये केवल परीक्षा पास करने के लिए है, डिग्रियां प्राप्त करने के लिए है। इसमें न वैदिक है न विज्ञान है। तो भारतीय चिंतन कहता है कि जब इसको इन इंफॉर्मेशंस को हम उस कला की जगत में लेकर के जाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज, इस प्राप्त की हुई सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान में कैसे परिवर्तित करना। वो ज्ञान इंप्लीमेंटेशन मांगता है, एग्जीक्यूशन मांगता है, अनुभूति मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, वो क्रियान्विति मांगता है। उस प्रकार की जब क्रियान्वयन के जगत में जब वो जाते हैं, जब इंप्लीमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो बातें स्पष्ट होती जाती हैं। मैं वेद का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन आप सबके साथ जो रह करके तो जो अंतिम शब्द आता है नेति नेति, तो मेरे मन में विषय कई बार प्रश्न खड़ा होता है, नेति नेति क्यों कहा गया। इसका मतलब जो वेद में लिखा है वो ही फुल स्टॉप नहीं है। ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। और वेद के ज्ञाताओं ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस ज्ञान को हम उस अपनी निरंतरता के आधार पर और क्या उसमें जोड़ सकते हैं, अपनी अनुभूतियों के आधार पर क्या और नया जोड़ सकते हैं। तो वो जो ज्ञान है, उस सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, वो विज्ञान है। वो एक्सपेरिमेंट मांगता है, वो प्रमाण मांगता है, वो उसके आधार पर लिमिटेशंस ध्यान में आती हैं, और कौन सी चीज इनफाइनाइट है, कौन सी चीज लिमिटेड है, इस दोनों प्रकार के सम्मिश्रण को हमारे सामने एक जैसे सत्य का अन्वेषण करते हैं, उस प्रकार से परिस्थिति की विवेचना करता है। फिर वेद क्या है, एक विद्यार्थी के नाते से मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है ये जो नॉलेज है ना, ये भी पर्याप्त नहीं है। भारतीय दृष्टि कहती है कि इस नॉलेज के ऊपर क्या है, विजडम है। डूज एंड डोंट्स के बारे में, करणीय अकरणीय के बारे में, वो जो ज्ञान की जो चरम सीमा है, उस ज्ञान के आधार पर सृष्टि की सत्यता की प्रामाणिकता के आधार पर जब हम अनुभूति करते हैं तो वेद है। तो वैदिक विज्ञान का तात्पर्य, जहां तक मैं विद्यार्थी के नाते से समझता हूं, कि निरंतर चलने वाले उस ज्ञान के प्रवाह को जब हम अनुभूति के आधार पर संजो करके लेकर के आते हैं तो वेद आता है सामने। और हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर जिन प्रकार के विषयों की विवेचना की गई है, अभी 6 प्रकार के विषयों की चर्चा यहाँ अपने सामने विद्वानों ने की है। यज्ञ विज्ञान, ऐसा एक पहला शब्द इसमें सामने आया। विज्ञान भारती, मैं जिसका प्रतिनिधित्व करता हूं संगठन मंत्री के नाते से, यहाँ काशी में भी पिछले बार से हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। 12 ज्योतिर्लिंग पर एक सोमयज्ञ किया। सोमयज्ञ की पद्धति में कौन सी जड़ी बूटियों का कैसे कैसे, काशी के भी आप में से कुछ लोग उसमें सम्मिलित रहे, तो 12 ज्योतिर्लिंग पर ये जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, मैंने कहा ना कि इंफॉर्मेशन, यानी हमारे उस वैदिक वांग्मय में सूचनाओं का समग्र संग्रह है, परंतु उसको ज्ञान में प्रकट करना, ज्ञान में उसको अनुभूत करना, उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना। तो यज्ञ किया गया। यज्ञ में जो कंडीशंस हैं, कैसी वेदी बनेगी, यजमान कैसे, उसके मंत्रों का उच्चारण कैसा, समय कौन सा, यज्ञ की सामग्री जो आहुति दी जाने वाली है उसमें सामग्रियों का सम्मिश्रण का परसेंटेज क्या होगा, इन सभी प्रकार के विषयों के आधार पर हमारे साथ आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई, दोनों आईआईटी के अच्छे साइंटिस्ट अपने पूरे उपकरणों के साथ में इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो ये सोमयज्ञ किया गया, यानी यज्ञ में हम बोलते हैं, हमारा वेद बोलता है
कि ये जो पर्यावरणीय समस्या है, जो क्लाइमेट का जो चेंज आ रहा है, ये सब प्रकार के प्रदूषण का समायोजन, इसका समन करने की जो शक्ति है वो उस यज्ञ के द्वारा है। यज्ञ से वर्षा होती है, ये हम सब लोग बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इस यज्ञ से होने वाली वर्षा की पद्धति क्या है, वो यज्ञ कैसा होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट टू द नॉलेज। तो वो जो 12 ज्योतिर्लिंग पर वो जो प्रयोग किया गया और उसके आधार पर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई के उस साइंटिस्ट ने मिल करके जब उसका सभी प्रकार की रीडिंग्स ली, उस रीडिंग के आधार पर क्लाउड क्रिएशन कैसे होता है, वाटर डेंसिटी कैसे बनती है, और इस क्लाउड क्रिएशन का वाटर डेंसिटी का कितने टाइम पीरियड तक इंपैक्ट रहता है, 2 महीने 3 महीने, वो जो यज्ञ का जो धूम्र है उसका मनुष्य के जब वो सूंघता है तो उसके मस्तिष्क पर क्या असर होता है, उसके विचारों पर क्या असर होता है, उसकी दृष्टि कैसी बनती है, उसका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, जिस विवेक की बात वैदिक वांग्मय करता है, वो जो विजडम है, वो दृष्टि है, वो विवेक है जो जीवन की उस शाश्वतता के सत्य को प्रमाणित करता है। और उस रीडिंग्स का एक पूरा दस्तावेज तैयार किया गया। अभी अगले वर्ष उसके ऊपर कुछ एडवांस रिसर्च करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं इसको बताने के पीछे, आपके साथ शेयर करने के पीछे का जो उद्देश्य है कि हम उस जिस वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, जिस यज्ञमयी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी श्रेष्ठता को विज्ञान सम्मत पद्धति से हमारे ऋषियों ने ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, वो प्रमाणिक है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट का विषय नहीं, परंतु उस प्रमाणिकता को आज के साथ जोड़ करके कोरिलेट करेंगे। अभी एक वक्ता जैसे बोल रहे थे कि भी वो कोई भी किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं है, दोनों चीजें अध्यात्म यानी हमारे यहाँ की जो वैदिक संस्कृति का विज्ञान है, वो आज की कॉन्टेम्परेरी साइंस का यानी मॉडर्न साइंस, जिसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं, इसका विलोम नहीं है, इसका परस्पर पूरक है। तो उस दोनों चीजों का जो रिलेशन है, दोनों चीजों की जो समायोजन है, दोनों को जो जोड़ने की अपेक्षा है, दोनों को जोड़ करके आज की मॉडर्न साइंस को भी हमारी उस वैदिक विज्ञान के आधार पर और क्या नए इनपुट्स दिए जा सकते हैं, उन चीजों का एक विचार मुझे लगता है जब यज्ञ विज्ञान की बात आती है तो उस दृष्टि से करने की आवश्यकता लगती है। आयुर्विज्ञान के विषय पर भी यहाँ चर्चा हुई, ऐसा अभी हम सब लोगों ने सुना। आयुर्विज्ञान के बारे में विज्ञान भारती का एक वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन बोल करके हमारा एक डायमेंशन चलता है। अभी हम लोगों ने दुबई में एक बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें 28 देशों के 1200 डेलीगेट्स थे, और वो सभी जो आयुर्वेद की पद्धति से आयुर्वेद चलाते हैं। हम सब लोग भी बहुत से वैद्य के साथ में जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक आध दवा कोई एलोपैथी वाले उसके अंदर मिक्स कर देता है। तो मैं कई बार पूछा करता हूँ, क्यों भाई साहब, आपको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है क्या? ये एलोपैथी की दवा इसमें इंक्लूड क्यों कर रहा है? क्यों भाई? नहीं, ये जल्दी असर करती है। इसका मतलब आपको आयुर्वेद के बारे में स्पष्ट संकल्पना नहीं है, आपका विश्वास भी नहीं है। इसी नाते से आप एलोपैथी आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ये जो दृष्टिकोण है ना, ये आयुर्वेद को प्रभावित कर रहा है। तो आयुर्विज्ञान की जब बात करते हैं तो वो केवल बीमारियों के समाधान करने की प्रक्रिया का नाम आयुर्विज्ञान नहीं है। वो जीवन पद्धति, वो जो लाइफस्टाइल है, वो ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर के और क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कैसे रहना, कितना शयन करना, ये जितने भी प्रकार के जो एक सिस्टमेटिक लाइफ के बारे में आयुर्विज्ञान में कहा गया है, उसका पालन करने वाले को, अभी एवरेज एज की बात आती है, औसत आयु की बात आती है, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की बात आती है, बीमारियों के नए नए प्रकार के नामों की चर्चा आती है। हमारे बहुत से जो चिकित्सा जगत में काम करने वाले ऐसे लोग हैं, मैं उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आज के समय में सर्वाधिक जो मार्केट वैल्यू कहते हैं ना, तो मार्केट वैल्यू किसकी, कौन से प्रकार की चिकित्सा की ज्यादा है, कौन से प्रकार के डॉक्टर की ज्यादा पूछ होती है? तो मेरे मस्तिष्क में था हार्ट स्पेशलिस्ट की बात आएगी, शायद न्यूरोसर्जन के बारे में बात आएगी। लेकिन हमारे उन चिकित्सक मित्रों ने कहा कि भाई साहब, आज के समय में सर्वाधिक जो मार्केट वैल्यू है वो मनोचिकित्सक की है, साइकेट्रिक की है। मेरे मन में
मैं आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो आधुनिक विज्ञान है ये तो मन की आइडेंटिटी को स्वीकार ही नहीं करता। वो हार्ट क्या है इसके बारे में बोलता है, लंग्स क्या है इसके बारे में बोलता है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन मन की क्या आइडेंटिटी है? आप कौन से ऑर्गन को कहेंगे कि ये मन है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है मन? तो मानसिक चिकित्सा यानी किसकी चिकित्सा कर रहा है फिर आप? आयुर्विज्ञान मन की बात करता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान जो जिस एमबीबीएस की या एमडी या सब प्रकार के जो भी उसमें आधुनिक विज्ञान के अंदर चिकित्सकीय पद्धति के अंदर जो डिग्रियां है, तो वहां किसी भी प्रकार के ऑर्गन की बात आती है तो वहां मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऐसा अवयव नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं कि हम कहेंगे कि ये मन है। हार्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लंग्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किडनी आइडेंटिफाई, सब प्रकार के ऑर्गन्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, परंतु मन यानी मन मीन्स व्हाट, क्या है वो? और आप आज का चिकित्सा जगत कहता है कि सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू मनोचिकित्सक की है। इसका मतलब ये जो कुछ भी है इससे अलग परे हट करके कोई एक चीज है जो सब में समावित है, जो सभी चीजों को इफेक्ट करती है, और वो जो दृष्टि का निर्माण करती है, कौन सी चीज के प्रति किस प्रकार का विचार चाहिए, कि कौन सी चीज के प्रति किस प्रकार की अपेक्षाएं चाहिए, आयुर्विज्ञान उस जगत को लेकर के जाता है। तो फिर वैदिक दृष्टि से आयुर्विज्ञान की बात आती है। मुझे लगता है कि उसका विचार यहां शायद उस प्रकार से हुआ भी होगा। शब्द तत्व विज्ञान की बात, मैं ऐसे ही हमारे एक बहुत अच्छे भाई साहब हृदय रंजन जी, उनसे परिचित भी है, और हम लोगों के संघ के क्षेत्र के अंदर स्वांत रंजन जी, आप सब लोग परिचित भी हैं, आपके अनुज हैं। तो चर्चा कर रहे थे हम लोग उनसे कि आप ये जो शास्त्रीय गायन के जो विधाएं हैं, इसमें जब कभी शब्द ब्रह्म की बात आई होगी, सप्त स्वर की बात आती है, सारे गामा में 7 स्वरों की बात आती है। आज की मॉडर्न साइंस, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, वो कितना अधिक प्रगति कर गया, लेकिन 8वें स्वर की खोज कर पाया क्या? 7 स्वर के बाद 8वां कौन सा है? क्योंकि जो शाश्वत है, जब शब्द ब्रह्म की बात आती है, तो हमारे यहाँ जिस व्याकरण के आधार पर जिन प्रकार के, अभी मैं एक विषय को लेकर के काम चल रहा है, आईआईटी कानपुर के ही भाई साहब अजीत जी वहीं से है, और हमारे वहाँ के जो डायरेक्टर महोदय हैं मणिंद्र अग्रवाल जी, वो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं। तो अभी उनके साथ में एक टीम के को लेकर के जो आईटी समिट हुआ है, उस आईटी समिट में हम लोग कुछ चर्चाएं कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। तो एक जिस कंप्यूटर की बात आ रही है कि आज के समय में कौन सी भाषा ऐसी है कि जिसके आधार पर इस संगणक का जो विषय है कंप्यूटर का, सबसे उपयुक्त लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो बात आई कि संस्कृत है। सबसे अधिक साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत है। क्यों है? तो जिस प्रकार के उसमें शब्दों की रचना है, जिस प्रकार की व्याकरण सम्मत पद्धति से हलंत है, विसर्ग है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, ये है वो, जितने भी प्रकार के चिन्हों की बात आती है, हर एक का उच्चारण भिन्नता है, और जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। यानी साइंटिफिक लैंग्वेज के आधार पर शब्द ब्रह्म की बात आती है तो तुरंत संस्कृत का विषय आता है। और संस्कृत इसलिए साइंटिफिक लैंग्वेज है कि वो आज के समय की जिस मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं, उस मॉडर्न लैंग्वेज में भी, इस आईटी के जगत में भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। उस दृष्टि का जब विचार करेंगे तो फिर वैदिक विज्ञान इस शब्द तत्व विज्ञान के साथ में जुड़ करके हमारे सामने आएगा, ऐसा लगता है। गणित के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक गणित पर जिन्होंने एक बड़ा शोध किया और बहुत प्रकार के ग्रंथ लिखे, स्वामी भारती तीर्थ जी, उनकी एक पुस्तक में पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास कर रहा था। वो कहते हैं कि कई बार गणित के विद्यार्थी सोचते हैं कि जीरो जो है ना, ये शून्य जो है, ये अभाव का प्रतीक है। शून्य अभाव का नहीं, ये पूर्णत्व का प्रतीक है। और वो पूर्णमद पूर्णमिदम जो हम लोग बोलते हैं, तो वो जो पूर्णमद पूर्णमिदम की परिकल्पना है, वो ब्रह्म की परिकल्पना है, और ये शून्य जो है, ये ब्रह्म की परिकल्पना का एक अंक, जो अंकगणित रूप है, वो उसमें हमारे सामने आता है।
यानी गणित की विवेचना में भी, गणित की शब्दावली के आधार पर भी कैलकुलेशन करना, ऋग्वेद में जिसकी चर्चा आई 10⁻19 तक की कैलकुलेशंस आती है। नासा भी कहता है कि आज के समय में जो ज्ञात ग्रंथ हैं, जिनके बारे में अभी उपलब्धता है, अज्ञात ग्रंथ की बात नहीं, लेकिन ज्ञात ग्रंथ में सबसे अधिक जो 10,000 साल से अधिक आयु जिसकी मानी जाती है वो ऋग्वेद है। तो 10,000 वर्ष पहले भी हमारे वैदिक ऋषि 10⁻19 तक की कैलकुलेशन कर सकने की सिद्धता रखते थे। ये कैसे था? तो जो गणितीय पद्धति है जिसके आधार पर संपूर्ण सौरमंडल की कैलकुलेशन होती हैं। अभी पिछली बार एक चर्चा आई थी, यही एक गोष्ठी थी अपनी, और उसका प्री सेमिनार था। आगे एक बड़ा एक सेमिनार, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें लगभग 18-20 देशों के लोग आने वाले हैं, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, इस नाम से उज्जैन में होने वाला है 2, 3, 4, 5 अप्रैल में। तो वहां भी ये जो महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम की बात आती है, यानी काल के प्रवाह की गणना का आधार ये गणित है। तो उस गणितीय पद्धति में जिस स्पेस साइंस के आधार पर कैलकुलेशन किए जाते हैं, उस स्पेस साइंस मैं एक और दूसरा एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, उसका एक आपसे शेयर करता हूं। दुनिया की सैटेलाइट भारत का ऑब्जर्वेशन कर रही थी। वो सभी देशों का करते हैं, एक दूसरे की सैटेलाइट, एक दूसरे की जासूसी करते ही, कहाँ क्या चल रहा है। उस स्थिति में भी अटल जी की सरकार के समय में क्या हुआ था? परमाणु का परीक्षण हुआ। लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, विशेष करके अमेरिका को, कि जो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ऑब्जर्व कर रहा है, जिस प्रोग्राम में वो किया गया, वो 24/7 उस सभी प्रकार की चीजों का कैलकुलेशन कर रहा है। तो भी इतनी तैयारियां जो हुई, उसका कोई उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तो हमारे एक कार्यक्रम में कलाम साहब आए हुए थे। कलाम साहब के ही नेतृत्व में वो परीक्षण हुआ था 2002 में। मैं उस समय विद्या भारती का दायित्व था मेरे पास में। तो 2002 में विद्या भारती के एक कार्यक्रम में कलाम साहब को हम लोगों ने बुलाया था। तो कलाम साहब से हम लोगों ने एक जिज्ञासु के नाते से उनसे चर्चा की, ये कैसे पॉसिबल हुआ, उस समय आपके नेतृत्व में सब हुआ है। तो वो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि आप तो भारतीय वाङ्मय के बारे में अध्ययन करने वाले लोग हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मैं कहा नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन सही में क्या है वो तो आप बता सकेंगे। तो उन्होंने बताया कि सैटेलाइट का जो रोटेशन होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, और ये पूरे सौरमंडल की जो परिभ्रमण की वो जो सिद्धता है वो भारतीय वाङ्मय में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो उस भारतीय गणित के आधार पर जिस समय वो सैटेलाइट हमारे उस स्थान विशेष का ऑब्जर्वेशन नहीं कर रही थी, एट द सेम टाइम हम लोगों ने उसकी तैयारी की है। अमेरिका की बौखलाहट इसी के लिए थी कि मैं सुपर पावर कहलाने वाला देश जो एक एक चीज का विश्लेषण कर सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? तो ये जो गणितीय संकल्पना है जिसके आधार पर वैदिक वाङ्मय में इसकी चर्चा आती है। पर्यावरण की बात तो मुझे लगता है कि भूमि सूक्त से अच्छा कुछ है ही नहीं। माता भूमि पुत्रों पृथिव्या की जब हम बात करते हैं, यानी सृष्टि के साथ में अपने रिलेशन जोड़ना। एक सामान्य गांव की कहावत कहती है कि अगर आपके अपने कोई है तो उसके प्रति आपकी संवेदना अधिक रहेगी, जिसको भी आप अपना समझते हो, मित्र के नाते से, परिवार के नाते से, संबंधी के नाते से, चाहे जैसे भी। तो प्रकृति को अपना मानना, ये प्रकृति को अपना मानने की दृष्टि ही भारतीय दृष्टि, यही वैदिक दृष्टि है। और पर्यावरण का एकमात्र यही समाधान है। हम अलग अलग प्रकार की वनस्पति के बारे में कहते हैं, ये हमारी माँ है, ये नदियां हमारी माताएं हैं, ये पर्वत हमारे पिता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की ये माता पिता भाई बहन के संबंध क्यों जोड़ते हैं? ये दृष्टि क्या है इसके पीछे? तो भूमि सूक्त के अंदर जिस प्रकार के विषय का विवेचना की गई, और माता भूमि पुत्रों पर पृथिव्या, केवल भारत माता नहीं तो पूरी पृथ्वी की बात उसमें आती है। यानी संपूर्ण पर्यावरण के जगत को लेकर के चलने वाली जो दृष्टि है, एक सामान्य सी अगर कोई एग्जांपल देना हो, मान लीजिए आप 10 दिन 15 दिन के लिए कोई लंबे प्रवास पर गए और ऐसे किसी परिवेश में थे कि आपका स्वास्थ्य भी उसके लिए अनुकूल नहीं था, आपका भोजन भी उसके लिए अनुकूल नहीं था, और उसके बाद 15 दिन के प्रवास के बाद लौट करके घर आते हैं, और घर में आने के बाद में माता जी हैं या
पत्नी है, बहन है, जो भी बेटी है, वो आपके लिए जो भी सबसे सुरुचिपूर्ण भोजन, आपकी जो अच्छी सबसे एक प्रकार से रुचिकर माना जाता है, तो 15 दिन के बाद में थाली में परोस करके आपके सामने रखा गया। जैसे ही पहला ग्रास आपने प्रारंभ किया और उसी समय अगर कोई सूचना आपको देता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपके वो जो फला बड़े बहुत आपके प्रिय मित्र हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो एट द सेम टाइम व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? अरे रुको यार, 15 दिन के बाद में तो बढ़िया भोजन मिला है, पहले इसको कर लें, उसकी चिंता बाद में करेंगे। ऐसा होता है क्या? व्यक्ति इस भरी हुई थाली को छोड़ करके उसकी चिंता करने के लिए दौड़ पड़ता है। वाई? क्योंकि उसको आप अपना समझते हैं। ये जो अपनत्व का भाव है, भारतीय जो दृष्टि है ना पर्यावरण के बारे में, वो उसी दृष्टि को लेकर के चलती है। जब हम इस संपूर्ण प्रकृति के साथ में अपने संबंधों की बात करते हैं, वो तुलसी मैया क्या है, उसके साथ संबंध जोड़ना, पीपल क्या है, उसके साथ संबंध जोड़ना, ये पर्यावरण की उस विवेचना की दृष्टि है। और जब हम कहते हैं कि पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाला ऐसा वृक्ष है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि है। तो इन दोनों प्रकार के दृष्टियों का समायोजन हमारे इस वैदिक वाङ्मय में किया गया है। मुझे लगता है उसकी अगर विचार करेंगे तो जो जीव दर्शन का विज्ञान है, उस पर्यावरणीय विधि को लेकर के हमारे सामने आएगा। विधि और प्रबंधन के बारे में तो अभी हमारे विशेषज्ञ ने हमारे सामने बताया ही है। तो कुल मिलाकर के मेरा आप सबसे जो आग्रह है, ये एक बात इस पूरी गोष्ठी का जो कंक्लूजन हम सोच सकते हैं कि हमारे इस वैदिक वाङ्मय में जिन जिन प्रकार के विषयों की चर्चा आई है, श्रद्धा से उनको स्वीकार करना, अध्ययन करना, ये एक बात है, वो करना ही चाहिए। परंतु मैंने जो प्रारंभ में जो आपसे आग्रह किया कि हाउ टू चेंज, हाउ टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज, उसको ज्ञानात्मक दृष्टि से प्रयोगात्मक पद्धति में कैसे लेकर के आना, धीरे धीरे उस विषय की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी। अभी कुंभ के समय में एक विज्ञान भारती ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस पंच महाभूत की बात अभी भी अपने इस सत्र में कई विद्वानों ने रखी है। ये पांचों लाइव आइडेंटिटीज हैं, यानी जल भी जीवित चेतन पदार्थ है। तो ये जो चेतना है, यानी उसी स्थान विशेष पर उस समय विशेष में व्यक्ति विशेष उस जल के स्पर्श में आता है, तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोई परिवर्तन होता है क्या? जल की जो प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन होता है क्या? या उस जल में स्नान करेंगे तो मनुष्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है क्या? उस पर एक 22 दिन का शिविर लगाया था और IIT इंदौर और IIT दिल्ली हमारे उसके पार्टनर थे, और उन्होंने उस पूरे उसका एक वैदिक पद्धति से और एक वैज्ञानिक की पद्धति से उनके शरीर में सभी प्रकार के परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। 3 बार स्नान करते हैं तो जिस जल को स्पर्श किए उस जल को का सैंपल लेना, उस जल के आधार पर उसके क्रिस्टल्स कैसे बन रहे हैं, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज क्या आ रहा है, उसके बारे में विवेचना करना, और उसके साथ ही साथ उस मनुष्य विशेष की प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है, उस पर एक 22 दिन के शिविर में एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई, एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर के इन सभी प्रकार की चीजों को जब हम एक्सपेरिमेंटल मोड में लेकर के आएंगे, जब हम क्रियान्विति करेंगे, तो विज्ञानात्मक पक्ष का जो समायोजन होगा, तो वो उस विवेक की तरफ हमको लेकर के जाएगा, उस विजडम की तरफ लेकर के जाएगा, जिसकी तरफ लेकर के जाने के लिए हमारे वेद हमें प्रेरित कर रहे हैं। मुझे लगता है इस गोष्ठी के माध्यम से वो जो दृष्टि है वो निर्माण करने में हम सब सक्षम हो सकेंगे। ऐसी एक आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।